नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ हेडलाइंस। लोकसभा में गूंजा ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया विपक्ष के सवालों का जवाब। कहा, हमारे सामर्थ्य का प्रतीक था ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों के ढेर इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने की घटना पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने जताया दुख। कहा, सीएम ने लिया पूरी घटना का जायजा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम। गोंडा में संविधान महास्तंभ स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व कैबिनेट मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने की शिरकत। कहा, 2027 में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। अब देखिए खबरें विस्तार से। दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है, समाप्त नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी दुस्साहस हुआ तो ये ऑपरेशन सिंदूर दोबारा प्रारंभ होगा। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि झालावाड़ की घटना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने इसका पूरा जायजा लिया है। साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने रखरखाव का पैसा 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। देखिए, जो झालावाड़ में घटना हुई है, एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है और इसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी समीक्षा ली है। सभी अधिकारियों से पूरी इसके बारे में जानकारी ली है। जो भी इसमें कोई अधिकारी जिनकी लापरवाही, उसमें हमारे शिक्षा मंत्री भी वहां गए हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वहां गई थी, सांसद महोदय भी गए थे और सारा उसकी पूरी जो भी कारण है उस कारणों का पता लगाकर जो भी कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो इनके रिपेयर मेंटेन का जो पैसा था वो 15% बढ़ा के 20% भी किया है और एमएलए से भी इसमें प्रावधान किया है कि आप इसमें भी कराओ और सारों का सर्वे कराकर एक इंजीनियरों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के साथ द्वारा एक सारा सर्वे करके और जो भी जिस भी डिपार्टमेंट की, स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि सारे और डिपार्टमेंटों की भी कहीं भी कोई ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैंने भी उच्च शिक्षा में सभी कॉलेजों को, हमारे प्रिंसिपलों को और सभी को जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर और एक उनकी पूरी जांच, कोई भी अगर इस तरह की जीर्ण शीर्ण है तो उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बाकी अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो रही है कि वो बिल्कुल ही खराब हो रही है तो वहां बच्चों को नहीं बिठाए, उसके लिए हम दूसरी कहीं कोई बिल्डिंग लेके उसमें व्यवस्था की जाए, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं।
ताकि ऐसी कोई घटना नहीं घटे, क्योंकि बरसात का मौसम है और कई पुरानी बिल्डिंगें हो सकता है इसमें हो जाए, तो उनका पूरा सर्वे करवा रहे हैं हम और एक टेक्निकल इंजीनियर के द्वारा इनका सर्वे करा रहे हैं और इनमें जल्दी से जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है और इसके लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। निश्चित रूप से जहां भी इस तरह के भवन है उनको सही कराएगी। गोंडा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देशन में संविधान महास्तंभ स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने शिरकत की। जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम हिंदू भाईचारे को खत्म करने में लगी हुई है, तो वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2027 में सपा अपनी सरकार बनाएगी। आज समाजवादी पार्टी के द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पीडीए के द्वारा संविधान महास्तंभ स्थापना दिवस मनाने का काम किया गया, जिसमें संविधान की सभी बातों को जनता को समझाने का काम किया गया। पिछड़े वर्गों का आरक्षण किस तरह से बीजेपी ख़त्म कर रही है, किस तरह से नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दे रही है, दलितों पिछड़ों और मुसलमानों के अधिकारों पर किस तरह से डाका डाल रही है, इन सारी बातों की चर्चा यहाँ पर हुई और सभी को इस बात के लिए सचेत किया गया कि भारतीय जनता पार्टी सावधान रहे। ये हमारे अधिकार को छीन करके हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जिस तरीके से देखा जाए तो जितने प्रोडक्ट हैं सभी पे जीएसटी लगा दी गई। छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर ऑनलाइन जितने काम है, मतलब ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक सभी चीज़ों पे जीएसटी। इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये लोगों के अधिकारों का हनन है? भारतीय जनता पार्टी हर रोज एक नया ऐसा कारनामा या एक नई चीज ऐसी होती है जिससे जनता को परेशान किया जा सके। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, भ्रष्टाचार बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई, किसानों को बर्बाद किया, नौजवानों को बर्बाद किया, शिक्षा को बंद किया। तो ये जो है महंगाई के माध्यम से ये जो है जनता को जो है लगातार परेशान कर रहे हैं और जनता को जो है एक तरह से उनको सुविधाओं से वंचित करके उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए कभी जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी महंगाई बढ़ा देते हैं, कभी और कोई नियम ला देते हैं। ये बीजेपी की चाल है। देवी पाटन गोंडा का मुख्यालय कहें अगर तो जनपद गोंडा का जिला चिकित्सालय है, आज वो तालाब में तब्दील हो चुका है। पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। तमाम इसके लिए शिकायतें भी हुई, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाएगी। इसके लिए किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? ये तो सरकार से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। पहले तो अस्पताल में कोई दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है और किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। और अब जो है पानी बरस गया तो पूरा जो है वहाँ वो पानी इकट्ठा है। तो ये तो सरकार को चाहिए कि जो है अस्पतालों को ठीक करे, दवा का इंतजाम करे, गरीबों का इलाज करे। लेकिन डॉक्टर तो सब प्राइवेट अस्पतालों में रिफर कर रहे हैं मरीजों को। दवाएं जब बाहर के मेडिकल हॉल से लिख रहे हैं, तो ये जो है गरीबों के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। 2027 को लेके क्या तैयारियां हैं पार्टी की? समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के माध्यम से लगातार जनता से संवाद करके जगह जगह सम्मेलन चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक कर रही है कि सब 2027 में भारतीय जनता पार्टी को वोट न करें, भारतीय जनता पार्टी को हटाएं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। विद्युत विभाग के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारे जो विद्युत व्यवस्था है वो पुलिस विभाग से ज़्यादा बदतर है। तो मतलब ये खुद बता रहे हैं। क्यों हम बैठे हुए हैं? जब उनकी व्यवस्था उनसे नहीं चल पा रही है तो बिजली मंत्री से इस्तीफा दे दें। हाँ, संविधान बचाओ को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ का मतलब बीच में संविधान की अवहेलना होनी। जैसे बिहार में देख लीजिए, अपनी मनमानी का ऐसे पूरे प्रदेश में पूरे देश में की जा रही है। संविधान को आड़े हाथों करके कि अपने मनमानी की जा रही है। तो ये प्रदेश की मुहिम है कि 26 जुलाई को पूरे संविधान को, जो संविधान से जिसको अधिकार छोटे लोगों को, बड़े लोगों को, सामंतशाहियों का अधिकार मना किया गया, गरीबों को दिया गया,
तो वो कोई खंडित न करने पावे, उसी दिवस के लिए आज परिकल्पना थी कि हम गोंडा में हमारे पूरे गोंडा जनपद का संविधान बचाओ दिवस था, उसी दिन दबाए थे। कांग्रेस को लेके भाजपा के ही मंत्री ने कहा कि जो है भीमराव के पार्थिव शरीर को मुंबई ले आने के लिए कांग्रेस ने कर लिया था, तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आप उस कर में कहे जा रहे हैं भैया, बड़ा पीछे आपने बड़ी पुरानी बात पूछी जी। आज के कर पे आइए कि मुर्दा का टैक्स, उस पे आलू पे टैक्स, दूध पे टैक्स, छाछ पे टैक्स, कफन पे टैक्स, आग जलाने पे टैक्स, घाट पर टैक्स, कुछ चीज बाकी बचा हो आपको जिंदा रहने का टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस टैक्स के आगे आप छोटा टैक्स काहे पूछ रहे हैं? सारी दुनिया टैक्स में है आज की तारीख में। हम यहाँ आए हैं तो अभी पुलाही का टैक्स देंगे, गाड़ी का टैक्स, कोई कुछ बाकी बचा हो जिस पर टैक्स ना हो तो आप, और ये सारे टैक्स खरीद करके कहाँ चले जाते हैं? तो दो बातें कहूँगा, पूरे देश को खरीद करके बेच करके अडानी और अंबानी के हाथ बेचा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग खुद दिखाई पड़ रहा हो तो बता दीजिए। भाजपा के ही मंत्री कहते हैं कि विद्युत विभाग हमारा पुलिस विभाग से ज्यादा भ्रष्ट है, तो क्या वो मानते हैं कि उनके कार्यकाल में चीजें खराब? ठीक कह रहे हैं, विद्युत विभाग तो भ्रष्ट है ही। सारे विभाग उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, कोई विभाग ऐसा बचा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के अलावा कहीं कानून कायदे के तहत चल रहा हो। सारे जितने प्रदेश में विभाग हैं या आगे भविष्य में कोई बनाया जाए, वो सब के सब भ्रष्ट है। अब आप अपने लोग विभाग का जान लीजिए। अब विभाग के मंत्री ने बयान दिया कि साहब मीडिया का 75 करोड़ कितना रुपया था, खा गया, मैं जान ही नहीं पाया। इससे बड़ा भ्रष्ट आप लोग तो जागरूक कर रहे हो, बराबर पूछ रहे हो, हमसे पूछो, इनसे पूछ रहे हो। जब आपके विभाग का ये हालत है तो फिर काहे का ऊर्जा विभाग, काहे का अस्पताल विभाग? चले जाइए, लाइन लगा करके आपको दवा नहीं मिलेगी, लोग चिल्लाएंगे। भ्रष्टाचार चरम पर है। आदमी भगवान भरोसे जिंदा है। ये गवर्नमेंट जब तक बदलेगी नहीं तब तक आदमी का जीना दूभर है। किसान मर रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, जो कुछ फसल उसकी उगती है वो सांड लेकर के चले जाते हैं, कुछ बचा नहीं। गौशालाओं को लेके तमाम दावे किए। बहुत जल्दी भभुआ में गाय मर रही थी, कुत्ता नोच रहा था। ऐसे सभी गौशालाओं का ये हाल है कि जितनी भी गौशालाएं हैं, गाय इस देश की, जिसे मैं बता दूं, स्लाटर हाउस में तो गाय कटना लगता है कि परमिशन से कट रही है। बगैर स्लाटर हाउस के अगर गोमाता की, अगर हत्या का, गोमाता का जो श्राप लग रहा है, आप लोग किसी भी गोंडा के पूरे मंडल के किसी भी स्लाटर हाउस में चली जाइए, और अगर गायों का पेट और पीठ जैसे हम हाथ जोड़ रहे हैं ना, अगर ऐसे चिपका ना मिले तो आइए, मैं उस गौमाता का, उस प्रधान का, उस क्षेत्र का पैर पकड़ करके और रोली अक्षत दे करके चंदन लगा करके पूजा करूँगा। एक भी गौशाला। बिल्कुल। जैसे कि मौजूदा समय में पूर्व सांसद जो है कैसरगंज के, उन्होंने कहा कि विधायकों सांसदों को पैर छूना पड़ता है काम कराने के लिए। इस बात में कितनी सत्ता लगती है, क्या नजरिए से देखते हैं? एक पूर्व सांसद कह रहा है तो 6-6 बरस का 6-6 बार का सांसद है, वो झूठ कैसे बोले? ये किसका फेलियर है फिर? ये गवर्नमेंट का फेलियर मैं कैसे बोलूँ? यहाँ जैसे जो ये तो लोग दबदबा बता रहे थे ना, तो पहले सबसे पहले तो उनका फेलियर है जो दबदबा बता रहे थे, अपना दबदबा नहीं कायम कर पाए। अपने कहना पड़ा कि साहब हमारी नहीं सुनी जा रही, हमारे विधायकों की नहीं सुनी जा रही, तो सबसे पहले तो उनका फेलियर है। और उनका फेलियर जब है जबकि सरकार की फेलियर है, सरकार के नुमाइंदों की, सरकार के पार्टी के विधायकों की। यहाँ के सरकारी अधिकारी नहीं सुन रहे। मैंने मंच से भी कहा, मैं यहाँ से भी कह रहा हूँ, सरकारी अधिकारी पूरे मंडल की मेरी बातों को इसलिए सुन रहे हैं कि मैं किसी के भ्रष्टाचार या घूस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पीड़ित जनता की बात अगर थाने पे करूँगा, जिसको चोट लगी है इसकी FIR लिखिए, तो पूरे मैं फिर कहे जा रहा हूँ आपके समक्ष, पूरे मंडल में अगर कहीं कोई पीड़ा होगी तो आप लोग भी बताइएगा। अगर कोई मारा गया है तो उसकी FIR लिखी जाएगी। अगर किसी ने चोरी नहीं किया है तो वो जेल नहीं जाएगा। अगर किसी ने चोरी किया है तो मैं उसकी सिफारिश नहीं करूँगा। कानून कायदे के तहत जो सिफारिश है वो जो मैं करूँगा, उसको अधिकारियों को सुनना पड़ेगा, और सुनते हैं, और अगर नहीं सुनेंगे तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के लिए हूँ, जनता के हित के लिए सारी लड़ाई। जिलाध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का संविधान आरक्षण को लेकर कुछ कार्यक्रम था, कैसा कुछ कार्यक्रम था? क्या कुछ बदलाव होने वाला है आने वाले समय में? समाजवादी पार्टी हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से अपनों के बीच जाकर पार्टी की नीति, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात बताती रहती है। हम सब PDA कार्यक्रम के तहत हर क्षेत्र में साप्ताहिक बैठक करते हैं, जिससे 2024 के लक्ष्य को देखते हुए 27 पर हम 300 पार हो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना हम सबका पूरा हो, जिससे उत्तर प्रदेश में भाईचारा जो समाप्त हो रहा है, जो आपसी मतभेद वो पैदा करने की नीयत से, नफरत पैदा करने की नीयत से हम सबका, हमारे पूर्व अयोध्या जी हैं, पश्चिम सरजू जी हैं,
तो जो एक गंगा जमनी तहजीब था भाजपा उसे तोड़ रही है। जब हमारी सरकार, मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, फिर भाईचारा कायम होगा। किस तरीके से आरक्षण को जो है बचाएगी, संविधान आरक्षण को लेकर कार्यक्रम था, या आरक्षण किस आरक्षण की बात कर रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी संविधान आरक्षण जी नीति पर ही चलती है। जी। संविधान से आरक्षण है और आरक्षण को ही हम सब महत्व देते हैं। जी जैसे भाजपा ने आरक्षण और संविधान चेंज करने की बात, इस पे उत्तर प्रदेश की जनता छोटे बड़े मिलकर भाजपा को हराने का, हम 50 सीट से ऊपर जीत रहे थे, 2-3 बेईमानी कर दी, बाकी इंडिया गठबंधन लगभग 44-45 पे है। जिस तरीके से सभी उत्पादों पे जीएसटी और विद्यालय, तमाम से सरकारी विद्यालयों का विलय, ये तमाम तरह की चीज़ें जो लगातार प्रकाश में आ रही हैं, विद्युत व्यवस्था हो गई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ प्रभाव 27 में पड़ने वाला है? भाजपा आज जो जीएसटी लगी है, आटा पे, मक्खन पे, पनीर पे, दाल पे, चावल पे, लेकिन इस पे आरक्षण ये जीएसटी 18% है, और हीरा जो भाजपा ही खरीदते हैं उस पे 1% है। तो यही है असली भाजपा। बड़े आदमियों के पीछे वो चलती है, सरकार चलती है, और उन्हीं की नीति से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जनता उनको देखना बिल्कुल भूल चुकी है, और अपने अन्य साथियों को, ईमानदार साथियों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को देखकर उत्तर प्रदेश जैसे, बिहार जैसे में सरकार बदलने जा रही है। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संविधान स्थापना दिवस मनाया गया। ये अगले साल 26 जुलाई से एक शुरू हुआ है, प्रदेश में महान स्तंभ की स्थापना की गई है। इसका जैसे आप पहले जानते हैं कि संविधान को लेकर के आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, संविधान में परिवर्तन करना चाहती है, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, और गरीबों, कमज़ोरों, मजलूमों, ख़ास तौर से जिसकी एक पीडीए, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका नाम पीडीए दिया है, पीडीए समाज का जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, और अगर संविधान ख़त्म हुआ तो पीडीए समाज उसी पे जिंदा है। संविधान को बचाने के लिए हर प्रदेश में, वो पूरे प्रदेश में आज इस तरह के बड़े भव्य कार्यक्रम हुए। गोंडा में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं ने अपनी भूमिका अदा की। आज बहुत बेहतर और बहुत व्यापक और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। जिस तरीके से तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी, विद्यालय विलय का ही प्रकरण आपने सुना होगा, तमाम तरह की चीज़ें बदलाव है। विद्युत ऊर्जा मंत्री का बयान आता है कि पुलिस विभाग से खराब विभाग हमारा विभाग है, तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पे वो उंगली उठा रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हो? क्या बदलाव 2027 में होने वाला है? पहला सवाल लेते हैं आपका, आपने विद्यालय का कहा जी, ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, अभी मंच से मैंने बोला भी है जी। 2005 में आप विधायक थे और हमारे गाँव मुख्तारगंज था, तब पता है, वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय दिया गया, स्वीकृत कराया आपने, जी तो अब वहाँ पर ज़मीन नहीं थी, जी, तो हमने अपनी बहुमूल्य ज़मीन, निजी ज़मीन स्कूल को दान दे दी कि चूँकि शिक्षा के लिए 2.5 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। जी। अभी उस स्कूल को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? कि उसमें 90% बच्चे दलित और पिछड़े समाज के पढ़ रहे थे। तो पीडीए को टारगेट है सरकार कर रही है कि मतलब जहाँ पर शिक्षा का ये न करने पाए, ये अनपढ़ रह जाएं, ताकि ये अपने हक और अधिकार को न समझ पाए, ये संविधान को न समझ पाए। दूसरी बात जो आपने कही कि A.K. शर्मा जी ने कहा है कि पुलिस से भी बदतर हालत बिजली विभाग की होती है, तो दोनों बदतर है। मतलब अभी उनके बीच में कंपटीशन है कि पुलिस की सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कि बिजली विभाग सबसे ज़्यादा फेलियर और भ्रष्टाचार है। तो इसलिए उन दोनों मंत्रियों को आपस में एक दूसरे में ये बताने में, क्योंकि गृह मंत्रालय भाई मुख्यमंत्री जी के पास है, तो एक दूसरे को खुद से नीचा दिखा रहे हैं। और जब पूरे प्रदेश में एक ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, उसकी भी व्यवस्था बहुत खराब है, चरमराई हुई है, तो कोई भी मंत्रालय इस प्रदेश का सही से काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से सरकार फेल है। जहाँ एक तरफ विद्यालय विलय हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव शराब की दुकानें स्वीकृति मिल रही है।
कितने करोड़ की शराब की स्वीकृति भी हाल ही में दी गई है, ये क्या मैसेज जा रहा है हमें सर? तो इस बात का डर है कि कहीं जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसी स्कूल में ठेके का आवंटन या किराए पर न दे दिया जाए। कंपोजिट, चूंकि अब तो कंपोजिट विद्यालय होते थे, अब तो कंपोजिट मधुशालाएं हो रही हैं, है ना। ये बहुत ही गुस्सा है ग्रामीणों में, समाज में, पीडीए वर्ग में बहुत ही इस चीज को लेकर के गुस्सा है कि जिन बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, जिनकी पढ़ाइयाँ छुड़ाई जा रही है, जैसे जो 2.5 किलोमीटर वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे दूसरी जगह। 2027 को लेकर क्या कुछ समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं? 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की बहुत ही व्यापक तैयारियां हैं। पीडीए के माध्यम से, अन्य जनता के माध्यम से समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों रणनीतियों, भारतीय जनता पार्टी की गरीब, किसान, महिला, छात्र, इनकी बेरोजगार जो लोग हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनको जनता तक पहुंचा रही है, ताकि फिर से एक ऐसी सरकार जो गरीबों के कल्याण के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो लाभकारी सरकार हो, ऐसी समाजवादी सरकार को लाया जा सके। संविधान बचाओ को लेकर नहीं था जी। आज मान स्तंभ स्थापना दिवस था जी। आज के दिन पिछले 26 जुलाई 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान आरक्षण के बचाने के लिए मान स्तंभ स्थापना की थी, तो संविधान बचाओ। और उसी नारे को लेकर हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और लोकसभा के चुनाव में हमें हमारे गठबंधन को 80 में 43 सीटें मिली थी। 37 समाजवादी पार्टी जीती है, 6 कांग्रेस ने जीता था, और 12 सीटों पर हम जबरदस्ती हराए गए। तो उस चीज़ को लेकर के जिस तरह की परिस्थितियाँ आज देश में हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, हम तो आरक्षण की बात करते थे, किस भाजपा आरक्षण चाहती है। भाजपा तो संविधान से सेकुलर शब्द हटाना चाहती है, भाजपा संविधान से सोशलिस्ट शब्द हटाना चाहती है, समाजवादी शब्द हटाना चाहती है। तो गैर बराबरी का संविधान इस देश में लागू करना चाहती समाजवादी पार्टी से। क्या उसके लिए प्रभावी कदम समाजवादी पार्टी के लिए उठाए जाएंगे? वही उठा ही रहे हैं। अगर आपको प्रभावी नहीं लगता है तो मेरा पार्टी का मेरे दुर्भाग्य है। हम जिले में आज प्रत्येक जिलों में ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता को जागरूक करेंगे, और जनता की में आरक्षण क्या है, आरक्षण केवल उसको छोटे दायरे में न लीजिए कि आरक्षण का मतलब केवल नौकरियों में आरक्षण है। आरक्षण का मतलब हमको बोलने की आज़ादी है, हमें स्वतंत्रता है अपनी चीज़ों पर, अपने प्रभुत्व की, हमें स्वतंत्रता है समाजवादी सोच की, हमें स्वतंत्रता है देश में ना बराबरी को ख़त्म करने की, ना बराबरी जो है उसको हम ख़त्म करें। इन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती, इसलिए जिस तरीके से तमाम प्रोडक्ट पे जीएसटी सरकार द्वारा लगा दी गई है, छोटी से छोटी चीज़ों पे, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? कितना सरकार जनता के लिए फायदेमंद है? ये जनता के लिए फायदेमंद, जनता के लिए प्राणघातक, शब्द आपने उल्टा कर दिया। जनता के लिए फायदेमंद, जनता के लिए प्राणघातक। और जीएसटी इस देश के गरीब व्यक्ति के लिए, अभी तक इस देश का व्यक्ति जीएसटी लागू होने के पहले मात्र 3% व्यक्ति यहाँ का टैक्स देता था, और आज की स्थिति है कि 100% आदमी टैक्स देता है। उसको पता नहीं हम टैक्स दे रहे हैं। हर चीज़ की खरीद पर जीएसटी है, वो तो कफन पर भी जीएसटी पड़ रही है, बच्चों की पढ़ाई पे जीएसटी पड़ रही है, अगर हम कोचिंग में बच्चों का एडमिशन कराएं तो जीएसटी पड़ रही है, किताब खरीदें तो जीएसटी पड़ रही है। तो जीएसटी के माध्यम से ये सब सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस देश को लूट रही है। 2027 को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? जो है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। इस लड़ाई को लेकर के ही हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। ऐसा है कि 26 जुलाई के दिन जो है महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया। उसी के उसमें मान स्तंभ हमारे प्रदेश कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मान स्तंभ स्थापित किया है 26 जुलाई को पिछले वर्ष। उसी के याद में जो है हम लोगों ने ये पीडीए की मीटिंग किया है कि सब लोग आरक्षण के प्रति सजग हो जाएं, और संविधान बचाना है तो सब लोगों को मजबूत होकर के 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है, तभी जो है पीडीए का काम चल पाएगा।
जिस तरीके से लगातार जो है तमाम तरह की चीज़ें प्रकाश में आ रही है, जैसे अभी हाल ही में देखा आपने ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक तमाम चीज़ों पे जीएसटी, उसके बाद तमाम तरह के बदलाव, विद्यालय विलय, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, जैसे गुरु गोलवलकर ने कहा था, अपनी किताब में लिखा है जी कि देश की संपत्ति कुल 8-10 लोगों के हाथ में होना चाहिए और देश की शिक्षा कुछ घरानों में होनी चाहिए और देश का जितना कृषि है उतना कुछ 8-10 कंपनियों के साथ होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है स्कूल ख़त्म करके और ये जो है प्राइवेट निजी घरानों को सौंपना चाहते हैं और जो जीएसटी और ये नोटबंदी लगा करके जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनको चौपट कर दिया। अब अडानी अंबानी के माध्यम से ही सारा काम चल रहा है। जो जिस तरह सोचा था गोलवलकर ने वही काम उसी एजेंडे पर जो है मोदी जी चल रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पे कब्जा करने वाली है? 2027 में 300 प्लस है, 300 प्लस हम लोग जीतेंगे। और यदि आप 2024 का जो है मतगणना उठा के देख लीजिए तो लगभग 262 सीट पर हम जीते हुए हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा में 262 विधानसभा सीट जीती हुई है, इसलिए 300 से अधिक हम लोग सीट जीतेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो कार्यक्रम था जो है ये आरक्षण से संबंधित कार्यक्रम था। और जहाँ तक आप संविधान की बात कर रहे हैं, जब संविधान रहेगा तभी आरक्षण रहेगा और अगर संविधान नहीं रहेगा, संविधान कमज़ोर हो जाएगा तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। इस देश में सिर्फ एक आदमी को ज़रूरत नहीं है संविधान की जो है कि सिर्फ दलित को ज़रूरत हो, सिर्फ अल्पसंख्यक को ज़रूरत हो, सिर्फ पिछड़ों को ज़रूरत हो। इसमें संविधान की व्यवस्था तो सभी लोगों को दी गई है, जो है सारे लोगों के जो है वो दिया गया है कि अगर किसी के लिए किसी का कोई अहित ना हो। संविधान की जो व्यवस्था दी गई है, अगर आज आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं रईस अहमद से तो ये संविधान की देन है। अगर रईस अहमद यहाँ बोल रहे हैं आपके सामने तो ये संविधान की देन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर संविधान ना होता तो शायद हम यहाँ खड़े होकर बोल ना पाते, आप हमसे क्वेश्चन न पूछ पाते। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आपने बात की, तो एक ऐसी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसने बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई भेजने के लिए टैक्स ले लिया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, वो तो उनसे पूछना चाहिए आपको, ये उस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। और बाकी पूरा देश बाबा साहब का सम्मान कर रहा है और किसी भी जात का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सभी लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से इस समय आज आरक्षण को लेके, संविधान आरक्षण को लेके बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, 27 में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले? क्या जी हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। आप देख लीजिए, पिछला लोकसभा चुनाव उठाकर देखिए 2024 का, हम लोगों ने लगभग 260 सीटें जीती है विधानसभा की। अगर उस समय 7वें विधानसभा का चुनाव होता तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया होता जो है, और समाजवादी पार्टी की सरकार होती जो है ये। और इसी की देन है जो आप देख रहे हैं, ये लहर देख रहे हैं। हम हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं। लोकसभा में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर की हमारी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोकने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम किया है और समाजवादी पार्टी की एक लहर दौड़ रही है। आज समाजवादी पार्टी के साथ सभी जात के लोग हैं, छोटे बड़े अगड़े पिछड़े सभी जाति के लोग हैं और निश्चित ही 2027 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। यानी कि 2027 में आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी कितने सीटें लाएगी? 300 प्लस सीटें, 300 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी की आएगी। और 200 हमने बताया ना, 260 सीटें, 262 सीटें तो हम इसी लोकसभा में जीते हैं, जो कि सारी शक्तियां लगी हुई थी हमारे विरोध में। उसके बाद भी हमने 260 विधानसभा को जीतने का काम किया है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनने का काम किया है। कौन सी नीतियां हैं जो भाजपा पे इस समय भारी पड़ने वाली है 27 के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे कौन सी ऐसी नीति मैं बताऊं, जितनी नीतियां हैं वो जनता के विपक्ष में है। सारी चीज़ों पे जीएसटी लगा दी गई, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, मधुशाला बढ़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है थाने और पुलिस बेलगाम हो चुके हैं, लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इस सरकार में न व्यापारी खुश है, न छात्र खुश है, न मजदूर खुश है, न ही कोई भी ऐसा वर्ग बता दीजिए जो खुशहाल हो। कोई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई खुशहाल नहीं है और निश्चित ही 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जनता जनार्दन के सहयोग से जो है।
धन्यवाद। गोंडा में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 5 किलोमीटर पैदल चलकर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां ही उन पर 2027 में भारी पड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी का कुछ संविधान आरक्षण को लेकर कुछ कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी इस बात को उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने रचा था, जो लिखा था, उसमें फेरबदल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अभी पिछला चुनाव जो 2024 का हुआ है उसमें भी ये मुद्दा विपक्ष ने मजबूती से उठाया था। और निश्चित रूप से जो इस देश के पिछड़े समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और जो पीड़ित लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं। चारों तरफ कहीं ना कहीं ये सरकार, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी, उसकी कमर तोड़ने काम कर रहे हैं। आज देखिए, आप गांव-गांव में एक चर्चा बनी हुई है कि पाठशालाएं बंद हो रही हैं। आज मैं सवेरे अपनी विधानसभा में एक मृत्यु हो गई थी, वहाँ गया था। वो गांव का नाम बेहड़ा चौबे है। बेहड़ा चौबे एक ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में भी एक बियर की दुकान खुली हुई। गांव-गांव बियर की दुकान खुलवाने वाले लोग पाठशालाओं को बंद कराने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने सीतापुर का एक निर्णय आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जिसमें कि जो मर्जर होने थे स्कूल के, वो सारे मर्जर रोक दिए गए हैं। और हम एक संगठन है जिससे हमारी मुलाकात हुई, आज जल्दी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के हैं, जो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, उनके समक्ष उन लोगों को ले जाना है। और ये मुद्दा हम लोग सर्वोच्च न्यायालय ले जाएंगे और पूरे प्रदेश में जो मर्जर का जो ये व्यवस्था खेलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको खत्म करने का काम करेंगे। उसके खिलाफ आदेश आएगा। और निश्चित रूप से हमारे जो प्राइमरी विद्यालय, हमारे धरोहर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आज आप देखिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कोई IAS, PCS और कोई भी UPSC की परीक्षा क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले लोग जो गरीब तबके से आते हैं, निचले तबके से आते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं IAS, PCS और IIT में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस देश का जो हाल है बहुत बुरा है। चारों तरफ किसान परेशान हैं। बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आज पूरे देश में नहीं, मैं अपने गोंडा की बात कर रहा हूँ। गोंडा की स्थिति यह है कि शहर में 6-6 घंटा लाइट नहीं है। हर मोहल्ले में जहाँ पर गरीब तबका रहता है वहाँ तो लाइट, जो पंखे में जी रहे लोग, उनके बीच में भी लाइट पहुँचने का काम नहीं हो रही है। आप जेई को फोन मिला लीजिए, आप उनसे ऊपर जो अधिकारी उनको फोन मिला लीजिए। लाइनमैन जो है वो बिना पैसा लिए काम नहीं करते थे, अब तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो चारों तरफ जो है अव्यवस्था का बोलबाला है। और निश्चित रूप से ये समय आ चुका है 2022 में जो जनमत आया था, हम लोग थोड़े वोट से पीछे रह गए। मैं 3000 वोट अगर पाया था तो विधानसभा का यहाँ पर सदस्य हो जाता। लेकिन मुझे उम्मीद है, अपने लोगों पर भरोसा है, समाजवादी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ, उनके दुख सुख में शामिल होता हूँ। आज मेरे दरवाजे से, मेरे घर से मैंने अपने लोगों को बुलाया था और जब मैं इस कार्यक्रम के लिए निकला हूँ तो कम से कम 1000 मोटरसाइकिलों से लोग निकले, पैदल मेरे साथ 2-2.5 किलोमीटर चल के आए हैं। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ आपने पसीना बहाया होगा वहाँ सूरज सिंह की खून की आवश्यकता होगी। तो जैसे माननीय मंत्री पंडित सिंह जी अपना खून पसीना अपने कार्यकर्ताओं के लिए बहाना जानते थे, उसी तर्ज पे हम भी भैया। जैसे कि आपने विद्युत व्यवस्था की बात की और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि विद्युत व्यवस्था की स्थिति पुलिस विभाग से ज्यादा खराब है। देखिए, एक जो हमारे माननीय AK शर्मा जो मंत्री हैं, वो सम्मानित पद होता है, इसलिए मैं गरिमामयी रूप से उनका नाम ले रहा हूँ। वो भी एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर जब जनता ने उनसे सवाल करना पूछना शुरू किया तो उन्होंने थोड़ी देर सुना, उसके बाद उनको कोई रास्ता नहीं निकल गया तो उन्होंने जोर से हाथ उठाया, बोला बोलो जय श्री राम, बजरंग बली की जय, ये कहते हुए वो निकल गए। बड़ी शर्मनाक बात है। कम से कम आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो व्यवस्था के खिलाफ जो प्रश्न उठा रहे हैं उनसे कम से कम उनको तो संतुष्ट कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि भाई हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। आज ललितपुर में पावर प्लांट बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, जिससे पूरे प्रदेश को बिजली सप्लाई होती है। एक भी पावर प्लांट, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8-9 साल हो गया, एक भी पावर प्लांट यहाँ बनाने का काम किया हो बताइए। पूरे जनपद में मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक कोई बड़ी सड़क का नाम ले ले, चाहे आप लखनऊ से जब चलते हैं और जब जरवल पहुंचते हैं, जरवल से गोंडा तक की सड़क, गोंडा से बलरामपुर, बलरामपुर से उतरौला, CBN जो कर्नलगंज और बेलसन नवाबगंज मार्ग है, इसको चाहे बंधे का रोड हो, जितनी भी रोडें हैं, जितना भी अस्पताल का उच्चीकरण, ये सारा काम समाजवादी पार्टी ने किया। और मैं आज ये शहर में खड़ा हूँ, ये गोंडा के नगर से लगा हुआ जगह है जहाँ मैं रॉयल पैलेस में खड़ा हूँ। आप ये जान लीजिए कि जो लोग इस सरकार में पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने नगर को बहुत खूबसूरत बना दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने अगर नगर के बीच से 4 लेन सड़क ना निकाली होती तो ये गोंडा जिस पायदान पर शहर के पूरे दुनिया के सबसे आखिरी पायदान पे था, गंदगी में, वहीं पड़ा रहता। समाजवादी पार्टी की देन है कि आज समाजवादी पार्टी ने
गोंडा को हम लोग को फक्र से अपना सीना चौड़ा करने का मौका दिया कि 4 लेन सड़क बीच में निकालने का काम किया। पंडित कोसीकला में बाबा जहारवीर मंदिर पर जहारवीर गोगाजी मेला कमेटी के नेतृत्व में विशाल जहारवीर मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ बाबा की विशाल निशान शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस बीच शोभा यात्रा में लगे बाबा के जयकारों से समूचा नगर भक्तिमय हो गया। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।